मैं हूँ जितेंद्र। वह रात भी बाकी रातों की तरह नॉर्मल थी, मगर 9 बजे के बाद अचानक बिजली चली गई। ये भारत का 2005 का दौर था। बिजली कट जाना नॉर्मल था, मगर वास्तव में बिजली कटी नहीं बल्कि काटी गई थी। इसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। उन्होंने बिहार स्टेट में जहानाबाद पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कुछ ही मिनटों में हथियार के साथ हमला कर दिए जहानाबाद जेल पर। जहानाबाद का जेल ब्रेक कांड, ये घटना 2005 में हुई थी। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड 13 नवंबर 2005 की कहानी है। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की साल था 2005। जहानाबाद के जिला जेल पर एक बड़ा हमला हुआ। स्टोरी की शुरुआत हुई साल 2005 से। यह है देश इंडिया, यह है इंडिया का बिहार स्टेट। यहीं पर है जहानाबाद जेल। यह जेल ओरिजिनल फॉर्म में लगभग 800 कैदियों के लिए बनाई गई थी। इसी जेल के एक बैरक में बंद था एक व्यक्ति, अजय कानू। कानू सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वह जेल को सजा की जगह नहीं बल्कि एक टेम्परेरी स्टॉप मानता था। उसके लिए जेल की दीवारें किसी अंत की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे स्थान की तरह थी जहाँ से वे सर्कमस्टेंसेस को समझ सकता था, लोगों को जोड़ सकता था और इंतजार कर सकता था। अजय कानू का जन्म साल 1968 में बिहार के अरवल जिले के एक छोटे से गांव चौहर में हुआ। वह सामाजिक रूप से मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आते थे। उनके पिता फागू प्रसाद एक छोटे किसान थे, खेती लिमिटेड थी, इनकम नॉर्मल थी, लेकिन घर में विचारों की चर्चा होती थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कानू बाद में बताते हैं कि उनके पिता उन्हें भगत सिंह, माओ त्से-त्सुंग, चे चेवरा और रूसी क्रांति की कहानियां सुनाया करते थे। उस दौर का बिहार जमीन, कास्ट और लेबर के सवालों से जूझ रहा था। कानू इन्हीं परिस्थितियों में बड़े हुए। उसने जहानाबाद के स्वामी सहजानंद कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसने पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि पॉलिटिक्स में उसे वह बदलाव नहीं दिखता जिसकी कल्पना उसने किताबों और कहानियों में की थी। पॉलिटिक्स से दूरी बनानी शुरू की और नवीन बाल विज्ञान निकेतन नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। बाहर से देखने पर कानू एक जर्नल टीचर लगते थे जो बच्चों को पढ़ाता था और अपनी जिंदगी साधारण ढंग से जी रहा था। दावा किया जाता है कि 1980 के दशक में एक जमीन विवाद के दौरान उसके पिता फागू प्रसाद की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि उनके लिए सिस्टम के खिलाफ एक अस्थायी आरोप बन गई। इसी समय उनके इलाके में एक स्थानीय दबंग की हत्या होती है और उस हत्या का आरोप कानू पर लगता है। यहीं से उनका जीवन एक अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। वे पीपल वार ग्रुप यानी PWG से जुड़ जाते हैं। PWG में शामिल होने के बाद उनकी जिंदगी अंडरग्राउंड हो जाती है। वे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर तेजी से उभरे। उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक दूसरे को जोड़कर रखने की कैपेसिटी और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उसे अलग पहचान दिलाई। बहुत जल्द सेंट्रल कमेटी का मेंबर बन गया, फिर उसे कमांडर बनाया जाता है। लेकिन संगठन के भीतर उसकी इमेज एक रूप नहीं थी। कुछ लोग उसे कमिटेड और डिसिप्लिन्ड क्रांतिकारी मानते थे, जबकि कुछ उसे गुस्सैल, चिड़चिड़ा और रूथलेस बताते थे। कहा जाता है कि वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। हालांकि अथॉरिटी के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उनके लिए कानू एक नाम था, मोस्ट वांटेड। उनके सिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। तलाश में लगातार छापेमारी होती थी। अगस्त 2002 में अथॉरिटी द्वारा घेर लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बार बार जेल बदली जा रही थी। अथॉरिटी को डर था कि माओवादी हमला करके उसे छुड़ा सकते हैं। फाइनली 2005 में यहाँ जहानाबाद जेल लाया गया। जहानाबाद जेल में कदम रखते ही कानू ने माहौल को समझ लिया। कैदी कास्टेड और क्लासेस में बटे थे। किसान, मजदूर और पिछड़े तबके के कैदी हाशिए पर थे। प्रिजन अथॉरिटी रिसोर्सेज की कमी और डर के सहारे चल रहा था। कानू ने यही अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को जोड़ने की ताकत। उसने अपनी विचारधारा से सहमत कैदियों को धीरे धीरे संगठित करना शुरू किया। किसान, मजदूर और पिछड़े तबके के लोग उसके साथ जुड़ने लगे। जल्दी एक इन्फॉर्मल यूनिट का निर्माण हुआ और उसका लीडर बना अजय कानू। जेल के भीतर सफाई, खाने और कैपेसिटी से ज्यादा कैदियों को रखने जैसे सीरियस इशू पर आंदोलन शुरू हुए। भूख हड़ताल हुई, जेल अथॉरिटी पर दबाव बढ़ने लगे। धीरे धीरे माओवादी कैदियों को फैसिलिटी मिलने लगी। मोबाइल फोन, पैसे, टेलीविजन, दूध, मछली और मटन जैसी चीजें रेगुलरली मिलने लगी। द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेल स्टाफ इस हद तक दबाव में थे कि वे माओवादियों की मांग मानने लगे। स्टाफ को यह कहकर डराया जाता कि उसके बच्चों की स्कूल और घर वालों की जानकारी संगठन के पास है। इसी माहौल में जेल के भीतर और बाहर एक प्लान सेफ लेने
लगने लगी। कानू जेल में रहते हुए भी बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था। संदेश आते जाते थे, भरोसेमंद लोगों से संपर्क था। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति को छुड़ाने की योजना नहीं थी, बल्कि एक सिंबॉलिक एक्शन की तैयारी थी। एक ऐसा संदेश देने की तैयारी कि अगर क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया जाएगा तो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता भी निकाला जाएगा। इसी सोच के साथ तारीख तय हो गई। फाइनली वक्त आया 13 नवंबर। दिन ढलने लगा, आसमान पर हल्की धुंध छा गई। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, शहर की एक्टिविटीज सिमटने लगी। लोग खाना करके सोने की तैयारी कर रहे थे। जहानाबाद के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। रात के करीब 9 बजने वाले थे। उसी समय बिजली चली गई। यह कोई अनयूजुअल घटना नहीं थी। उस दौर में जहानाबाद जैसे कस्बों में बिजली का कटना रोजमर्रा की बात थी। अंधेरे ने पूरे शहर को अपने भीतर समेट लिया। जहानाबाद जेल के भीतर भी बिजली कटने को किसी खतरे की तरह नहीं देखा गया। जेल में खाना दिन में ही पकाया जाता था, लेकिन उस रात कुछ देरी हो रही थी। बैरक खुले हुए थे। कुछ कैदी किचन के पास थे, कुछ बाहर टहल रहे थे, कुछ अपने अपने सेल के कोनों में बैठे थे। उसी अंधेरे में जेल की ऊंची दीवारों के बाहर चीजें बिल्कुल अलग तरीके से घट रही थी। जेल के बाहर माओवादी स्क्वाड पहले से तैनात थे। बाहरी स्क्वाड के पास हथियार थे, 47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स और एक्सप्लोसिव। एक फिक्स टाइम पर जेल की दीवार के भीतर रस्सी की सीढ़ी फेंकी गई। अंदर मौजूद माओवादी कैदियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। यह वह मोमेंट था जहां जेल के अंदर और बाहर की योजना एक दूसरे से जुड़ गई। रस्सी की सीढ़ी के सहारे कुछ माओवादी अंदर उतरे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अंदर घुसते ही माओवादी ने सीधे गेट कीपर की ओर बढ़ना शुरू किया। गेट कीपर को कुछ समझ आता उससे पहले ही उस पर हमला करके जान से मार दिया गया। चाबियां छीन ली गईं और जेल का मेन गेट अंदर से खोल दिया गया। जैसे रात के 8:45 बजे अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। जेल के भीतर अफरा दफरी मच गई। पहले धमाके से लोग संभले भी नहीं थे कि दूसरा धमाका हुआ और फिर तीसरा। देखते ही देखते कई विस्फोट हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जेल के भीतर ये चर्चा फैल गई कि शायद बम फट गया है। धुएं के बादल उठने लगे। चारों तरफ चीख पुकार और भागदौड़ शुरू हो गई। इसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। हथियार चलाए जा रहे थे। जेल अथॉरिटी धुएं और बारूद से भर गया। सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमला किस लेवल का है और कितने लोग अंदर घुस रहे हैं। वास्तव में माओवादियों की संख्या हजारों में थी। वे सिर्फ जेल को नहीं बल्कि पूरे जहानाबाद पर कब्जा कर लिए थे। इधर कुछ स्टाफ जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। कुछ ने जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और अचानक हुए हमले के कारण कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। उसी समय बैरकों के भीतर मौजूद कैदियों को समझ में आने लगा कि यह कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। कई कैदी घबरा गए, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर अलग तरह का एक्सप्रेशन था। उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। माओवादी स्क्वाड जेल के भीतर पूरी तरह घुस चुके थे। बैरकों के दरवाजे खोले गए। कैदियों को बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा था। कई कैदी बिना ये सोचे समझे बाहर भागने लगे कि आगे क्या होगा। उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड आजादी का मोमेंट था। इसी अफरा दफरी के बीच अजय कानू भी बाहर निकला। गवाहों के अकॉर्डिंग वह उस समय असामान्य रूप से शांत था। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, धमाके हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। ये वह मोमेंट था जहां ऑपरेशन का असली उद्देश्य क्लियर हो गया। यह हमला किसी जेल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कमांडर को छुड़ाने के लिए था। जल्द ही उन्होंने तेजी से जेल यार्ड को कंट्रोल कर लिया। जेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। इसी दौरान माओवादी ने एक और एक्शन लिया। रणवीर सेना से जुड़े एक सदस्य बड़े शर्मा जो जेल में बंद था, उसे गोली मार दी गई। ऐसा कहा जाता था कि जिस तरह माओवादी संगठन गरीब तथा शोषित लोगों का ग्रुप था, उन्हें दबाने तथा कंट्रोल करने के लिए अपर कास्ट तथा जमींदारों ने रणवीर सेना नामक संगठन की शुरुआत की थी। ये गोलीबारी उस मैसेज का हिस्सा था जिसे माओवादी इस पूरे ऑपरेशन के जरिए देना चाहते थे। इसके बाद वे तेजी से जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने लगे। जेल के बाहर मेन रोड पर एक और दृश्य तैयार था। वहां पुलिस की वर्दी में कुछ और माओवादी खड़े थे। इसमें पुरुष तथा महिलाएं दोनों शामिल थी। सड़क को रोका गया था। लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जा रहा था कि वे माओवादी हैं। ये बताया जा रहा था कि उनकी लड़ाई आम जनता से नहीं बल्कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी से है। यह एक कंट्रोल टेरर का सीन था।
था डर पैदा करने के लिए, लेकिन जनता को सीधे नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं। जेल परिसर के भीतर हालात भयावह थे। 2 पुलिसकर्मी घायल हालत में जमीन पर पड़े थे। बड़े शर्मा का बॉडी खून से लथपथ था। चारों ओर टूटे हुए तालों और दीवारों पर हाथ से लिखे हुए नारे थे। लिखा गया था, यह एक्शन स्टेट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है। अगर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा जाएगा तो उन्हें मार्क्सवादी क्रांतिकारी तरीकों से रिहा करना भी संगठन जानता है। इस जेल ब्रेक में लगभग 7 लोगों की हत्या हुई थी। 300 से ज्यादा लोग जेल से निकलने में सफल थे। इसमें लगभग 30 कैदियों को किडनैप किया गया था। ये किडनैप किए गए कैदी एंटी नक्सल ग्रुप से जुड़े थे और मुख्य रूप से रणवीर सेना के मेंबर थे। अथॉरिटी पूरी तरह हेल्पलेस सिचुएशन में थी। जब तक एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आते हैं तब तक हमला करने वाले और बड़ी संख्या में कैदी इलाका छोड़ चुके थे। जेल की अगली सुबह बदल चुकी थी। पूरे शहर में पर्चे उड़ाए गए थे। इस मोर्चे में लिखा गया कि आम लोग इस संघर्ष के बीच न आए। जहानाबाद अथॉरिटी अचानक एक ऐसे स्थिति में आ गया जिसके लिए वे पूरी तरह तैयार नहीं थे। इस बीच एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अनाउंसमेंट किया गया, जो कैदी जेल से बाहर भाग गए हैं अगर वे 3 दिन के भीतर वापस लौट आते हैं तो उन पर जेल से भागने का कोई नया केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अनाउंसमेंट का असर दिखा। 1 हफ्ते के भीतर लगभग 70% कैदी वापस जेल लौट आए। ये वे लोग थे जो डर गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि जेल से निकलने का मतलब आज़ादी नहीं बल्कि एक नई मुसीबत है। कुछ ऐसे भी थे जो इस भगदड़ का फायदा उठाकर लंबे समय तक कानून की पकड़ से बाहर रहे। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक नाम लगातार चर्चा बना हुआ था, अजय कानू। जेल ब्रेक के बाद सवाल यही था कि क्या पूरा ऑपरेशन अजय कानू को छुड़ाने के लिए किया गया था? क्या वह इस प्लान का मास्टरमाइंड था? सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना था कि यह हमला बिना किसी इंटरनल प्लानिंग के संभव नहीं था। समय के साथ सर्च टीम की पकड़ मजबूत होती गई और आखिरकार 4 फरवरी 2000 को अजय कानू को पश्चिम बंगाल में दोबारा गिरफ्तार किया गया। वह धनबाद से कोलकाता जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मगर कानू हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि उसने इस जेल ब्रेक की योजना बनाई थी। उनका कहना था कि जब 13 नवंबर को जेल में हमला हुआ तब वह भी बाकी कैदियों की तरह बस भाग निकला। वे यह भी एक्सेप्ट नहीं किए कि यह ऑपरेशन उसे और उसके साथियों को छुड़ाने के लिए किया गया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बुलेट पर भरोसा है या वॉयलेट पर, उनका जवाब सीधा और आइडियोलॉजिकल था। चीन और रूस की क्रांति और दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़कर उसे लगता है कि भारत में भी क्रांति होनी चाहिए। उसे लगा था कि भारत में क्रांति हो जाएगी, लेकिन उसने यह भी एक्सेप्ट किया कि आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता। फिर भी उनके शब्दों में एक बात साफ थी, विचार कभी नहीं मरते, कहानियां भी नहीं मरती। जहानाबाद जेल ब्रेक की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दीवारों और गोलियों की नहीं बल्कि विचारों, टकराव और उस सिस्टम की थी जो एक रात के लिए पूरी तरह हिल गया था। और उसी कहानी के आखिरी पन्नों में अजय कानू का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया।